चलो बेटो बच्चों आज पढ़ते हैं हम लोग नर्सिंग स्किल इन द क्रिटिकल केयर। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? नर्सिंग स्किल इन क्रिटिकल केयर। हमको क्या करना है बेटा, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव आईसीयू नर्सिंग का मैनेजमेंट कैसे करना है इसके बारे में हमको पढ़ाई करनी है इसमें। ठीक है, चलो इसमें क्या क्या पढ़ना है बेटा। सबसे पहले क्रिटिकल केयर नर्सिंग इन्वॉल्व केयर ऑफ द क्रिटिकल इल पेशेंट, मतलब कि जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं, ज़्यादा बीमार पेशेंट हैं, उनके बारे में हमको पढ़ाई करनी है या बातें करनी है। उन्हीं का तो हम क्रिटिकल केयर करेंगे बेटा, जो बहुत इल पेशेंट होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार पेशेंट होंगे उनका। इसमें क्या करना है, एडवांस स्किल मुझे चाहिए, क्लिनिकल जजमेंट अच्छा होना चाहिए, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद और क्या करोगे बेटा, फोकस ऑन द लाइफ सपोर्ट, पेशेंट सेफ्टी एंड रिकवरी। क्या क्या हमको किस बात पे फोकस करना है? पेशेंट के लाइफ सपोर्ट पे, पेशेंट के सेफ्टी पे, पेशेंट के रिकवरी पे, इस बातों पे हमको ध्यान देना है। ठीक है, अब आते हैं फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड ब्लड मैनेजमेंट। किसके बारे में बेटा? फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और ब्लड मैनेजमेंट के बारे में मुझे डिस्कस करना है। तो मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन द क्रूशियल इन आईसीयू पेशेंट। क्यों? क्योंकि सपोज कर लो बेटा, आईसीयू में कौन पेशेंट जाएगा? या तो बहुत ज़्यादा बीमार होगा, मतलब वो शॉक में पेशेंट जा सकता है। इस वजह से हमको क्या करना है, फ्लूइड की मैनेजमेंट करनी है बेटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेशेंट शॉक में ना जाए। तो शॉक का डिफिनीशन क्या होता है बेटा, कि जो परफ्यूजन होती है टिश्यू का, वो कंप्रोमाइज हो जाती है। उस टिश्यू के परफ्यूजन को कंप्रोमाइज न होने देने के लिए हमको क्या देना होता है? फ्लूइड्स देनी पड़ती है। ठीक, और शॉक का डेफिनेशन तो ये हो गया। अब क्लिनिकली कैसे पहचानोगे कि पेशेंट शॉक में जा रहा है? तो जो बीपी होती है बेटा, सिस्टोलिक बीपी 90 से कम और डायस्टोलिक बीपी 60 से कम जाने लगे, हार्ट रेट 50 या 60 से नीचे होने लगे बेटा, 60 to 50 से नीचे होने लगे, तो हम कहेंगे पेशेंट शॉक में जा रहा है। क्यों होता है? कई सारे कॉज हो सकते हैं बेटा, जैसे ज़्यादा ब्लीड हो गया, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो उसको कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं। कोई इन्फेक्शन की वजह से होता है तो उसको सेप्टिक शॉक बोलते हैं। कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होते हैं। ये सब टाइप होते हैं बेटा शॉक। तो इसको बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पेशेंट को प्रॉपर उसके फ्लूइड को मॉनिटर करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, कितना ले रहा है इनपुट और कितना निकाल रहा है। जैसे यूरिन आउटपुट के फॉर्म में निकलती है, कितने बार वो फीसेस किया, ये सबको हमको रिकॉर्ड में रखना पड़ता है। ठीक है, ये सब काम किसका होता है बेटा? ओटी में रहे तो ओटी टेक्नीशियन, आईसीयू में रहेगा तो नर्सिंग स्टाफ का काम होता है। उसके बाद अर्ली डिटेक्शन ऑफ द फ्लूइड मेम्ब्रेन एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। हमको क्या करना है बेटा, हमको देखना है कि फ्लूइड में इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है, या कोई इलेक्ट्रोलाइट तो डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। फ्लूइड इम्बैलेंस का मतलब क्या हो गया बेटा, पानी मेरे शरीर में जितना चाहिए क्या उतना है या उससे कम हो गया है। और इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम और पोटेशियम के लेवल को मेजर करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम को कर सकते हैं, स्पेशली सोडियम और पोटेशियम को मेजर करते हैं। अगर जो नॉर्मल सोडियम की वैल्यू होती है 135 to 145 होती है, ठीक है बेटा, अगर 135 से सोडियम की वैल्यू कम हो जाती है तो मुझे सोडियम को करेक्ट करना पड़ता है। अगर 145 से सोडियम की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो उसको करेक्ट करना पड़ता है। तो अगर ज़्यादा हो जाएगी तो कैसे करेक्ट करोगे? हाइड्रेशन मेथड से करेक्ट कर सकते हो बेटा। पानी पिला करके, पानी दे, मतलब पिलाओगे नहीं, ऐसे सेटअप में पानी ज़्यादा बढ़ा दो। अगर कम हुई है तो हमको सोडियम को इन्फ्यूज करना पड़ेगा। सेम इसी तरह से पोटेशियम की जो नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 to 5.5 होती है बेटा मिली इक्विवेलेंट। अगर वो ज़्यादा हो गया तो उसको कम करने की कोशिश करोगे, कम हो गया तो देने की कोशिश करोगे सोडियम। तो यहाँ पे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस के बारे में हो गया, और कैसे उसको मैनेज करोगे इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आ जाओ बेटा इंट्रावेनस थेरेपी। इंट्रावेनस का मतलब होता है सीधे मुझे वेन्स में देना। क्या देना है बेटा? वेन्स में देना। तो जो टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड होती है वो क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड्स होती है बेटा। ठीक है, इंडिकेटर क्या, इंडिकेशन क्या होता है? इंडिकेशन है कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी। इसके बारे में इंडिकेशन क्या हो सकता है बेटा? सपोज कर लो किसी कोई शॉक में जा रहा है, या किसी की बॉडी में फ्लूइड की कमी हो गई, या कोई ड्रग डिलीवरी करना तो उसके लिए आईवी करोगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है बेटा? सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, पेन हो सकता है, प्रिवेंशन ऑफ आईवी रिलेटेड इन्फेक्शन। और कैसे प्रिवेंट करोगे बेटा? तो ध्यान दो कि जहाँ पे हम आईवी साइट डाल रहे हैं, पहले तो जो डाल रहा है वो स्टेरिलाइज टेक्निक,
स्टरलाइज होना चाहिए प्रॉपर रूप से, और उस जिस जगह पे डालना है उसको प्रॉपर रूप से स्टरलाइज कर दो। ये अगर इतना कर दोगे तो इन्फेक्शन से बच सकते हैं बेटा में। उसके बाद हम आते हैं ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, इंडिकेशन ऑफ द ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट। ठीक है, तो जो ब्लड की कंपोनेंट होती है बेटा, आरबीसी होती है, प्लाज्मा होती है, ठीक है, प्लेटलेट्स होता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, ये सब होता है ब्लड के प्रोटेक्ट, क्रायोप्रेसिपिटेट होता है। तो क्या करते हैं बेटा, अगर सपोज कर लो किसी पेशेंट का क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड हो गया, ठीक है, तो उसको क्या दोगे, उसको तो ब्लड दोगे ना, उस कंडीशन में हम ब्लड देते हैं। तो इंडिकेशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट, प्री ट्रांसफ्यूजन चेक एंड क्रॉस मैचिंग होना चाहिए बेटा। क्यों? क्योंकि अगर किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको ए ही ब्लड ग्रुप का ब्लड देंगे ना, इस वजह से क्रॉस मैचिंग बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रांसफ्यूजन, शुरू में जब हम ब्लड को जब हम ट्रांसफ्यूज करते हैं बेटा, तो मुझे मॉनिटर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवर्स रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक होने के चांसेस होते हैं। उस कंडीशन में मुझे क्या करना है बेटा, तो पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करने से पहले प्रॉपर रूप से वहाँ पे बैठना है और उससे पूछना है कहीं ट्रांसफ्यूजन करते समय ईचिंग तो नहीं हो रही है, आपको देखना कहीं रैशेस तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कोई ईचिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, ये सब आपको वहाँ बैठ के मेजर करना है। उसके बाद आते हैं बेटा सेंट्रल लाइन क्लियर। सेंट्रल लाइन क्लियर क्या होता है, ये सेंट्रल वेनस कैथेटर डालते हैं। कहाँ से डालते हैं बेटा, स्पेशली सबक्लेवियन वेन्स में डालते हैं, ठीक है। ये सेफ्टी टेक्निक होना चाहिए इंसर्शन के समय। इसका क्या फायदा होता है, हमको जो भी ब्लड और फ्लूइड होती है बेटा, डायरेक्ट हम कहाँ डालते हैं, आईवी फ्लूइड में डालते हैं। ठीक है बेटा, कहाँ आप डालते हैं, डायरेक्ट आईवी फ्लूइड में डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रिवेंशन एंड कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ठीक है बेटा। इसमें कैसे प्रिवेंशन करते हैं बेटा, कैथेटर रिलेटेड या ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, मतलब उस लाइन के थ्रू कोई भी इन्फेक्शन ना जाए, उस कैथेटर के कोई इन्फेक्शन ना जाए, तो उस इन्फेक्शन को हम बचाने की कोशिश करते हैं बेटा। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोलाइट की मॉनिटरिंग। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बैलेंस को हम देखते हैं बेटा, इसको मॉनिटर करते हैं। उसके बाद साइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या हो सकती है बेटा, तो सपोज कर लो सोडियम कम या ज़्यादा हो गया तो सीजर होने लगेगा पेशेंट को, ठीक है। और क्या होगा, मसल में वीकनेस हो जाएगा, ठीक है, टोन कम हो जाएगा। रोल ऑफ नर्सिंग क्या होता है कैल्शियम की मॉनिटरिंग के लिए बेटा, तो जो ये सब काम होता है सोडियम पोटेशियम को ABG करना, ये सब किसका काम है बेटा, नर्सेस का काम है। कौन अप्लाई करेगा, डॉक्टर अप्लाई करेगा। उसके बाद आते हैं बेटा मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन इन ICU, एक्यूरेट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन द वाइटल इन क्रिटिकल केयर, एक्यूरेट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन द वाइटल इन क्रिटिकल केयर। उसके बाद हाई अलर्ट मेडिकेशन इन बॉडी स्पेसिफिक अटैक्शन। इसका क्या मतलब हो गया, मतलब ICU में कोई पेशेंट एडमिट है तो उसको कौन सी दवा किस समय देना है। सपोज कर लो पेशेंट अगर सांस में जा रहा है तो ADR दोगे, ठीक है बेटा। अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है तो डेंसेंट्राम दोगे। तो मतलब सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम पेशेंट को तुरंत क्या करेंगे बेटा, ब्लड जो भी मेडिकेशन होता है ICU सेटअप में उसको देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज कर लो कि अगर पेशेंट एरिथमिया में जा रहा है तो उसको करेक्ट, ये सब काम किसका होता है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करके डॉक्टर जो बताएगा नर्सिंग उसको उसके अनुसार दवा देगा। IV मेडिकेशन में क्या होता है, प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV ड्रग। क्या करता है बेटा, प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV ड्रग, कंपैटिबिलिटी एंड डाइल्यूशन प्रिंसिपल, मॉनिटरिंग और इंडोर स्टॉक इफेक्ट, ये सब हम काम क्या करते हैं बेटा, IV मेडिकेशन के लिए हम ये सब ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद इन्फ्यूजन पंप, जो इन्फ्यूजन पंप होती है बेटा वो क्या होता है, पर्पज एंड टाइप ऑफ इन्फ्यूजन पंप, कैलकुलेशन ऑफ द इन्फ्यूजन रेट, अलार्म मैनेजमेंट एंड सेफ्टी प्रिकॉशन, ये सब हम क्या करते हैं बेटा, मतलब जो इन्फ्यूजन पंप होती है वो फिक्स रेट से ड्रग को डिलीवर करती है पेशेंट में या पेशेंट के शरीर में, ठीक है। इन्फ्यूजन पंप का रोल ये होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा, वैसो एक्टिव ड्रग। तो कौन कौन से वैसो एक्टिव ड्रग्स होते हैं बेटा, तो कॉमन ड्रग जैसे डोपामिन, नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, इंडिकेशन एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंटीन्यूअस हीमोडायलिसिस मॉनिटरिंग, ये सब वैसो एक्टिव ड्रग में ये होगा डोपा, नारेट और एपिनेफ्रिन।
तो ध्यान दें, कुछ आयोनोट्रॉप्स होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाते हैं, जैसे एड्रेनालिन हो गया, डोब्यूटामाइन हो गया। कुछ ऐसे दवाई होते हैं जो प्रेशर होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा इंक्रीज करते हैं ब्लड वेसल में कंस्ट्रिक्शन को, मतलब नॉन-एड्रेनालिन हो गया, वैसोप्रेसिन हो गया। उसके बाद आयनोडायलेटर्स होते हैं, आयनोडायलेटर्स क्या होते हैं बेटा, ये ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, मेलिनोन हो गया। उसके बाद क्या होता है, ल्यूसिड्रॉप्स, ल्यूसिड्रॉप्स क्या होते हैं, इंट्रा ये होता है इंट्रोवेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन करता है बेटा, ये भी मेलिनोन होता है। उसके बाद क्रोमोड्रॉप्स क्या होते हैं, ये इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है हार्ट रेट, जैसे एड्रेनालिन जो होती है हार्ट रेट को बढ़ाता है, प्रोपेनॉल हार्ट रेट को कम करता है। ये हो गया इसका काम। उसके बाद इमरजेंसी फार्माकोलॉजी, इमरजेंसी फार्माकोलॉजी की बात करते हैं। ड्रग यूज इन द कार्डियक अरेस्ट एंड शॉक, रैपिड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल, डॉक्यूमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन रिस्पॉन्सेस, ये सब इमरजेंसी फार्माकोलॉजी में काम होता है। जैसे कार्डियक अरेस्ट और शॉक के लिए हम ड्रग देना, रैपिड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करना। ऐसा नहीं कि पेशेंट चला गया, उसको जिस दवा की जरूरत है तो दवा ही नहीं टाइम से मिल पा रहा है। जैसे अगर उसकी बीपी कम हो रही है तो बीपी बढ़ाने वाली दवा ही नहीं है, हार्ट रेट कम हो रही है तो हार्ट रेट बढ़ाने वाली दवा ही नहीं है, या हार्ट रेट ज़्यादा हो गई तो उसको कम करने की दवा नहीं है, बीपी ज़्यादा हो गई तो उसको कम करने की दवा नहीं है। तो जो ज़रूरत होती है एडिशनल उस दवा को हम तुरंत ऐसे सेकंड में देते हैं। उसके बाद वुंड एंड ब्रेन केयर, ये कैसे करते हैं बेटा, प्रॉपर वुंड केयर, प्रिवेंशन इन्फेक्शन होना चाहिए, कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑफ द ब्रेन एंड सर्जिकल साइट होना चाहिए। कहने का मतलब क्या होगा बेटा, तो जो जहाँ से हम ड्रेन डालते हैं या ड्रेन ठीक है, या जहाँ पे हम जो वुंड होती है उसको प्रॉपर ड्रेसिंग करते हैं तो ये सेप्टिक कंडीशन होना चाहिए। उसके बाद आते हैं बेटा सर्जिकल साइड ड्रेन, तो ये क्लोज और ओपन टाइप के ड्रेन होते हैं। इसका करते हैं बेटा, जो ड्रेन हम इसलिए डालते हैं कि सपोज कर लो कोई भी हमने सर्जरी किया, तो सर्जरी करने के बाद वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होगा बेटा ना, तो वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होगा तो क्या करेगा, कॉम्प्लिकेशन काज करेगा, ठीक है, उस एरिया के प्रेशर को बढ़ा देगा, इन्फेक्शन काज कर सकता है। तो उस एरिया के इन्फेक्शन ना हो, उस एरिया में प्रेशर न डेवलप हो, जिसकी वजह से हम एक ड्रेन डाल देते हैं, जिससे वहाँ पे जो आउटपुट होती है वो बाहर चली जाती है। तो उसको सर्जिकल साइड ड्रेन बोलते हैं बेटा, मेंटेन करता है पेटेंसी एंड प्रिवेंशन इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में इसको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं बेटा चेस्ट ट्यूब केयर। इसमें क्या होता है, सपोज कर लो किसी को प्लूरल इफ्यूजन हो गया, प्लूरल इफ्यूजन हो गया मतलब जो मेरा लंग्स होता है उसमें सब प्लूरल स्पेस होती है, वहाँ पे नॉर्मल फ्लूइड जितना होता है उससे ज़्यादा फ्लूइड होता है चोट लगने की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो चेस्ट में पेन होगा थोड़ा, ठीक है, पेन होगा तो और वहाँ पे हम देखेंगे तो फ्लूइड हो रही है, तो फ्लूइड को हम निकालेंगे, कैसे निकालते हैं बेटा, चेस्ट ट्यूब डाल करके निकालते हैं। तो इंडिकेशन ऑफ चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, वाटर सेल ड्रेनिंग सिस्टम, नर्सिंग केयर एंड कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन, इसको हम यूज करते हैं बेटा चेस्ट ट्यूब केयर के लिए। उसके बाद नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी। अब क्या होता है, सपोज कर लो किसी को बहुत दिनों से चोट लगी हुई है, अब वो नॉर्मल एंटीबायोटिक देने से ठीक नहीं होती है, तो वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर अगर हम डेवलप कर देंगे तो जो वहाँ पे टिश्यू होती है, टिश्यू में ग्रेनुलेशन होने लगता है, मतलब वो जो घाव है या जो चोट है वो भर जाएगा, मतलब हील हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं, जिस मेथड से करते हैं वो मेथड होता है नेगेटिव प्रेशर। कितनी होती है प्रेशर, -120 यूनिट। इसका क्या रोल होता है बेटा, वहाँ पे हमने नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर दिया, ठीक है, और वहाँ पे जो घाव था वो सूख गया, हील हो गया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है सब करने के लिए, नर्सिंग स्टाफ। उसके बाद आते हैं पोस्ट ऑपरेटिव वुंड मॉनिटरिंग। हम क्या करते हैं बेटा, सपोज कर लो किसी का ऑपरेशन हुआ तो हम तीसरे दिन ड्रेसिंग करते हैं, क्यों, क्योंकि तब तक प्रोलिफरेशन ग्रेनुलेशन हो चुका होता है, इस वजह से तीसरे दिन करते हैं। उससे पहले करोगे तो हम प्रोलिफरेशन और ग्रेनुलेशन जो बन रही होती है उसको हिंडर्ड करते हैं, मतलब अच्छा नहीं बनेगा अगर पहले ड्रेसिंग करते हो, इस वजह से हम तीसरे दिन ड्रेसिंग करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, साइन ऑफ इन्फेक्शन देखते हैं बेटा, जो उस एरिया को पूरा ऑब्जर्व करते हैं, पूछते हैं पेन तो नहीं हो रहा है, अच्छे से हील हो रहा है कि नहीं देख लेंगे हम। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग कर देते हैं, जो PhD होती है वहाँ। उसके बाद हम करते हैं बेटा पेशेंट असेसमेंट इन ICU। कम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो पेशेंट असेसमेंट कैसे ICU सेटअप में करते हैं बेटा,
मतलब सीधी सी बात है, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस असेसमेंट होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अर्ली आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, कि उसको क्या दिक्कत है उस अनुसार उसको दवा दो। ये हो गया असेसमेंट पेशेंट का। उसके बाद आते हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। तो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कैसे करते हैं बेटा, किसी भी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए ग्लासोकोमा स्केल होता है। इसमें क्या होता है, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पांस, मोटर रिस्पांस होते हैं। स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन होता है। इंपॉर्टेंस इन द हेड इंजरी एंड कोमा के पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आई के लिए क्या हो जाता है, तो आई में टोटल 4 होते हैं। स्पॉन्टेनियसली आंख खोल दे रहा है बेटा तो 4, साउंड पे खोल रहा है तो 3, प्रेशर के बाद 2, नहीं खोल रहा है तो 3। अब वर्बल रिस्पांस की बात करते हैं, ओरिएंटेड है कि कंफ्यूज्ड है, कि वर्ड साउंड नन, इसकी बातें करते हैं। तो इसमें टोटल 5 वैल्यू होती है। कमांड ओबे कर रहा है कि नहीं, लोकलाइज है, नॉर्मल फ्लेक्शन है, नॉर्मल फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है कि नहीं है, इसमें हम मोटर रिस्पॉन्सेस को देखते हैं। ग्लासकोमा स्केल की बात करते हैं तो माइल्ड होती है तो 13 to 15 हो गया, मॉडरेट में 9 to 12 हो जाता है, सीवियर में 3 to 8 होता है। जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 15 होती है, मिनिमम वैल्यू 3 होती है, ठीक है। उसके बाद एक अपाचे स्कोरिंग होता है बेटा। अपाचे स्कोरिंग जो होती है ये सीवियरिटी ऑफ डिजीज के लिए होता है, प्रिडिक्ट करता है पेशेंट का आउटकम कैसा है आईसीयू में। एक डेटा कौन कलेक्ट करेगा, नर्सिंग करेगा। उसमें क्या क्या होता है बेटा, तो टेम्परेचर होता है, रेक्टल टेम्परेचर होता है, मीन आर्टरी प्रेशर होता है, हार्ट रेट होता है, स्पायरी रेट होता है, ऑक्सीजनेशन होता है, रेट पीएच होता है, बॉडी फैट होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, सीरम की रेट होता है, हेमाटोक्रिट होता है, पीएलसी काउंट होती है, जीसीएस की स्कोरिंग होती है। ये अपाचे स्कोरिंग में आता है। उसके बाद पेन असेसमेंट की बात करते हैं। तो जो पेन असेसमेंट होता है बेटा एसोसिएटम में, ठीक है, एक स्माइलिंग पेन स्केल होता है। कैसे बना होता है, स्माइलिंग के बेस पे होता है। तो अब ध्यान से देखो, नहीं पेन हो रहा है तो स्माइलिंग कैसी है, माइल्ड पेन हो रहा है, मॉडरेट पेन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, वेरी सीवियर पेन हो रहा है, या वर्स्ट पेन हो रहा है, इस बेस पे बेटा हम पेन स्केलिंग करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं पेशेंट कॉन्शियस है कि नॉन कॉन्शियस है। इंपॉर्टेंस ऑफ द पेन मैनेजमेंट के लिए पेन असेसमेंट का होना जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्लिनिकल पैरामीटर्स। इसमें क्या हो गया, वाइटल साइन, हेमोडायनामिक वैल्यू चेक करते हैं, एडीजी इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये होता है इंटरप्रिटेशन क्लिनिकल पैरामीटर में, ये सब चीज़ें आती है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक केयर। तो क्या होता है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन सपोर्ट होना चाहिए। किस लिए बेटा, क्योंकि पेशेंट का हीलिंग अच्छा हो, उसकी रिकवरी अच्छी हो। तो जितना अच्छा खाएगा उतना अच्छा हमारा हीलिंग होगी और उतना ज़्यादा हम पहले रिकवर करेंगे। न्यूट्रिशन इंटरवेंशन होना चाहिए आईसीयू पेशेंट के लिए। आईसीयू के पेशेंट हो सकता है ओरल ना खाएं तो हम क्या करेंगे, पीटीएन कर देते हैं बेटा पर, ठीक है, पेरेंटल न्यूट्रिशन। उसके बाद आता है एक होता है इंटरनल फीडिंग। इंटरनल फीडिंग में क्या होता है बेटा, हम डायरेक्टली, इंटरनल का मतलब इंटेस्टाइन होता है, मतलब इंटरनल का मतलब एलिमेंट्री कैनाल होता है, डायरेक्टली हम एलिमेंट्री कैनाल में डाल देते हैं, ठीक है। इंडिकेशन और रूट जो होती है फीडिंग के लिए होता है। ये काम किसी होती है बेटा, नर्सिंग स्टाफ की होती है। और क्यों, क्योंकि एक्सपायरेट में होता है। यहाँ के मसल काम नहीं करेंगे अगर वीक हो जाएगा तो इस वजह से हम डायरेक्ट दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है पैरेंटल न्यूट्रिशन। पैरेंटल न्यूट्रिशन में हम डायरेक्ट डाल देते हैं, ठीक है बेटा, कहाँ पे, ब्लड वेसल को डाल देते हैं। तो इंडिकेशन क्या होता है टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन का, सेंट्रल लाइन क्लियर कर सकते हैं न्यूट्रिशन के थ्रू और अर्ली कॉम्प्लिकेशन को बचाते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, हम उस पेशेंट में करते हैं जो ओरली नहीं ले पाते हैं, तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होगी तो हम कैसे देंगे ना, इस 2 रूप से देते हैं, एक इंटरनल दूसरा पैरेंटल न्यूट्रिशन के रूप से देते हैं। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। कैसे मॉनिटर करते हैं बेटा न्यूट्रिशनल स्टेटस को, तो असेसमेंट करते हैं वेट और बीएमआई। अगर वेट और बीएमआई ज़्यादा है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको ऐसे फूड दें जिससे उसकी वेट कम हो। अगर कम है तो हम ऐसा फूड देने की कोशिश करते हैं जिससे उसकी वेट गेन हो। लेबोरेटरी इंडिकेशन करते हैं कौन से न्यूट्रिशन कम है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, जो ज़्यादा है उसको नहीं देंगे। डेली एवेल्यूएशन होता है इंटेक का कि आज इसने क्या खाया और इसके स्टेट मतलब इसके जो हेल्थ पे क्या असर है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा प्रिवेंशन ऑफ द मालनरिश। इसमें क्या कहते हैं, अर्ली स्क्रीनिंग हाई रिस्क पेशेंट को देखा जाता है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, कंटिन्यूअस रीअसेसमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो हम क्या क्या देखते हैं बेटा, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग एंड कन्फ्यूजन है,
ये सिम्टम है इसका, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, कंफ्यूज्ड है, उसकी वेट लॉस हो रही है, थकान लग रहा है, कमजोरी लग रही है, रिड्यूस मसल मास हो जा रहा है बेटा, इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन है, डिलेड वुंड हीलिंग है, लेथार्जी और एपैथी, ये सब सिम्टम होता है बेटा इसके मालनरिश। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं अच्छे से। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको? ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कंक्लूजन। तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल, एक्यूरेट असेसमेंट एंड टाइमली इंटरवेंशन, इम्प्रूव पेशेंट आउटकम, नर्स प्ले वाइटल रोल इन आईसीयू पेशेंट सर्वाइवल एंड रिकवरी। ठीक है, तो देखो इसमें जो बेसिक है, मुझे क्या क्या जानने की जरूरत है, तो इस पैरा से बेटा आपको डिफिनीशन पूछा जा सकता है क्रिटिकल केयर नर्सिंग के बारे में आप क्या जानते हैं, उसमें क्या क्या कर सकते हैं। इसमें फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और ब्लड के बारे में कुछ पूछ सकते हैं। इसमें फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट के नाम वैल्यू पूछ सकते हैं, ब्लड के नाम वैल्यू पूछ सकते हैं, ब्लड के कंपोनेंट वगैरह पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा आईवी रूट क्या होता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कैसे करते हैं, स्टोर कितने डिग्री पे करते हैं, ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ब्लड जो होता है आरबीसी होती है ना, उसको हम 2 to 8 डिग्री पे स्टोर करते हैं, ये ध्यान रखें। और प्लेटलेट्स को 20 डिग्री पे स्टोर करते हैं, इस वजह से इन्फेक्शन के चांसेस सबसे अधिक ब्लड में ही होती है, प्लेटलेट्स में होता है। उसके बाद सेंट्रल लाइन कहाँ पर डालते हैं, सबक्लेवियर हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर कैसे करोगे, ये सब चीज़ें सही है। आईवी मेडिकेशन में कब देते हो, क्या इंडिकेशन होता है, क्यों देते हैं, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट?